हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम पाठशाला। आज की क्लास में अपन कक्षा 9 के सामाजिक अध्ययन के जो टॉपिक फर्स्ट है 1857 की क्रांति उसको पढ़ेंगे। और आजकल आरपीएससी के बदलते पैटर्न में जो मूल किताबें हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अपन चीज़ों की रीडिंग लगाते हैं और अपन को जहाँ लगेगा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है अपन उस चीज़ को 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। एक मिनट गाइस, इसमें आप ये याद रखिएगा कि जो आपको एक पता होगा कि हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था। 17 जुलाई 17 अप्रैल 1734 को हुआ था। तो इसमें ना जो बूंदी के जो पदच्युत शासक जो बुद्ध सिंह थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था। में ये पूछा जाता है कि बूंदी का कौन सा शासक था जिन्होंने मराठा की सहायता ली थी, वो कौन थे। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने। तो एक ही आपको ये याद रखना कि बूंदी के किस शासक ने मराठों का सहयोग लिया था। तो किसने लिया था, बुद्ध सिंह ने लिया था। तो एक आपने ये लाइन दोबारा देखते हैं। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। आपको यहाँ से याद रखना है कि बूंदी के किस शासक ने मराठों का सहयोग लिया था, तो बुद्ध सिंह ने, और दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। बाद में तो राजस्थान में मराठों का हश्य बढ़ता ही गया। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका प्रवेश इसी बहाने हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। इसी प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। 1732 ईस्वी में स्वाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसने मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह तथा अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया, पर जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठों को राजस्थान से निकलने का निश्चय किया गया।
अब जो हुड्डा नाम एक सम्मेलन हुआ था मराठों के विरुद्ध कि मराठों ने राजस्थान में किस किस जो रियासतें थी उनको कब्जे में ले लिया था। तो 1734 ईस्वी में विभिन्न रियासतों के जो राजा थे उन्होंने हुड्डा सम्मेलन किया और उसका उद्देश्य यही था कि मराठों का जो बढ़ता हस्तक्षेप है उसको रोकना था और वापस अपनी रियासतों पर अधिकार करना था। तो आपको एक तो ये याद रखना है कि हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था, जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। और हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, मराठों के हस्तक्षेप को कम करना था या समाप्त करना था। और ये कब हुआ था, तो 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ था। और इसका उद्देश्य था कि मराठों के हस्तक्षेप को जो क्या कम करना था। ये गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं कि इसका उद्देश्य क्या था, ये कब हुआ था, तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पर पत्र पर हस्ताक्षर हुए। मैं एक बार फिर आपको पढ़ा देती हूँ, रुको। कि अतः जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुड्डा नामक स्थान पर एकत्र हुए। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हुई और रामपुरा में एकत्रित होना तय हुआ। किसी राजा ने शत्रु को अपने राज्य में आश्रय एक मिनट गाइस वापस पढ़ाती हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा में एकत्रित होना तय हुआ। किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली, परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। रियासतों की स्वार्थी नीतियां और कार्य संबंध सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी क्या था कि रियासतों की स्वार्थी नीतियां थी। 1735 ईस्वी में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया। पेशवा अक्टूबर 1735 ईस्वी में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। उसने महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया और उपहार तथा चौथ का समझौता हुआ। फिर वह जयपुर आया। जय सिंह ने मराठों और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, पर वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम यह निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराय हशराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत, रायपुर, जेतारन परगनों में चौथ वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया और 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे और राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई। 1791 ईस्वी में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया, परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्ण सफलता नहीं पा सके। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चूड़ावतों का अधिकार हो गया, अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया और वह असफल रहे।
1793 से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता एवं उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। परिणामतः राज्य आर्थिक संकट में घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने के प्रयास शुरू कर दिए। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा ही प्रयास किया, वह सफल नहीं हुआ। 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का सर्वन अवसर प्रदान कर दिया। 1803 ईस्वी की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। कंपनी इन राज्यों से खिराज नहीं लेगी तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व कंपनी पर होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 ईस्वी में सेंटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर खां और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। गाइस, आप ये एक 1857 की पृष्ठभूमि, क्रांति की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई वो अपन पढ़ रहे हैं, तो आप बस इसकी रीडिंग ही लगाइए, इसको बस ध्यान से आप देख लीजिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी आएंगी, अपन उनको बार बार रिवाइज करके अच्छे से याद करेंगे। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स सभी विद्रोहियों का दमन करके भारत में कंपनी की सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, किंतु यह तभी संभव था कि जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाता और पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता। इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण में लेना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था, क्योंकि वे राज्य ही सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के जो राज्य हैं के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। अब अपन को एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान में क्रांति के समय जो रियासतें थी उनके शासक कौन थे, तो ये अपन को एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो चारों मिलान वाले दे दिए जाते हैं, फिर अपन को मैच करना होता है। तो आपको ये जो क्रांति के समय किस रियासत के कौन शासक थे आपको ये याद करने हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं। कोटा रियासत के शासक कौन थे? राम सिंह थे। जोधपुर रियासत के तख्त सिंह। अपन 5-5 के सीक्वेंस में याद करते हैं इनको। कोटा के कौन थे? राम सिंह। जोधपुर के तख्त सिंह। भरतपुर के जसवंत सिंह। उदयपुर के स्वरूप सिंह और जयपुर रियासत के थे राम सिंह द्वितीय। तो अपन रिवाइज करते हैं। कोटा के कौन थे? राम सिंह। जोधपुर के तख्त सिंह। भरतपुर के जसवंत सिंह। उदयपुर के स्वरूप सिंह और जयपुर के राम सिंह द्वितीय। सिरोही रियासत के थे शिव सिंह। आप से और सह से याद कर सकते हो, सिरोही शिव सिंह। धौलपुर रियासत के कौन थे? भगवत सिंह। बीकानेर रियासत के थे सरदार सिंह। करौली रियासत के थे मदन पाल और टोंक रियासत के थे नवाब वजीरुद्दौला। तो एक बार अपन इन 5 को रिवाइज करते हैं। सिरोही के कौन थे? शिव सिंह। धौलपुर के भगवंत सिंह। बीकानेर के सरदार सिंह। करौली के मदन पाल। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी के राम सिंह। अलवर के विनय सिंह।
जैसलमेर के रंजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह। तो बूंदी के कौन थे? राम सिंह थे। अलवर के कौन थे? विनय सिंह थे। जैसलमेर के रंजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के उदय सिंह। तो एक बार अपन गाइस फिर से इन सारों को रिवाइज करते हैं कि राजस्थान में क्रांति के समय रियासती शासक कौन कौन से थे। कोटा के राम सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह थे, जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे, शिरोई के थे शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदनपाल, कोटा के नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह, अलवर के विनय सिंह, जैसलमेर के रंजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के कौन थे? उदय सिंह। आई होप गाइज आपको ये याद हुए होंगे। आगे चलते हैं। इधर मेटकोफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई। और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि की थी। तो कौन सी रियासत थी? सिरोही थी, और जिसने 1823 ईस्वी में संधि की। और यहाँ के शासक कौन थे? सिरोही के शिव सिंह थे इस समय। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इस प्रकार 1817 से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति तक अशून्य रहा। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थीं। इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट और एक मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ की गई संधियों में कुछ सामान्य शर्तें थी जो कुछ विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। इस संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। जो संधियाँ होती थी उसकी सामान्य शर्तें क्या क्या थी वो देखते हैं अपन। पहली शर्त थी, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजियों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्य के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों को सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग थी। तो ये संधि की शर्तें थी। खिराज की ये राशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया था। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई पर उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। कि उनको जो रियासतों में ये संधि हो गई थी तो जो यहाँ के राजा थे उनको सुरक्षा तो मिली, लेकिन उनकी राज्य में जो शासन करने की जो स्वतंत्रता थी वो उनको खोनी पड़ी। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में आई कमी के कारण राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाह बन गए। कंपनी द्वारा खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बला थोप दिए जाते थे।
अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील और मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेज सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्यों को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज और अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी में संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेजों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति कमजोर हुई। यथा सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नकद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्रों में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करने उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। उनके इन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 19वीं सदी के पूर्वांत तक जागीर क्षेत्र का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी थी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्रों में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई, तब वे उतने प्रभावशाली नहीं रहे। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियानी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया, तो वहां के शासकों ने कुद्धर होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर खड़े हो गए। अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां आवश्यक राजकुमारों को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि शासक के आवश्यक होने की स्थिति में अंग्रेजों को राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल गया था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से भी अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। अब राजस्थान में क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे, तो अपन को ये याद करने हैं कि क्रांति के समय कौन सी रियासत का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा रियासत के कौन थे? मेजर बर्टन। जोधपुर के थे मैकमेशन, भरतपुर के थे मॉरिसन, जयपुर के ईडन, उदयपुर के थे सावर्स और सिरोही के थे जेडी होल। तो गाइस अपन इनको रिवाइज करते हैं। कोटा के कौन थे पॉलिटिकल एजेंट? मेजर बर्टन। जोधपुर के थे मैकमेशन, भरतपुर के थे मॉरिसन, जयपुर के थे ईडन, उदयपुर के सावर्स और सिरोही के जेडी होल। सिरोही के जेडी होल थे, उदयपुर के सावर्स थे, जयपुर के ईडन थे, भरतपुर के मॉरिसन थे, जोधपुर पे मैकमेशन थे और कोटा के थे मेजर बर्टन। आप इन पॉलिटिकल एजेंट को अच्छे से याद रखिएगा। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक हो उठी। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए विशेष कदम उठाए। इन कुरीतियों में कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा सम्मिलित थी। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता ये समझने लगी कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचे को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठारघात और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत और साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे।
ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों व साहित्यकारों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा ऐसे शासकों की निंदा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे तथा उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू गांगाजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। आपको ये 6 छावनियाँ याद रखनी है कि 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। इन 6 सैनिक छावनियों के आपको नाम याद करने हैं। तो देखिए, नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। कौन कौन सी 6 सैनिक छावनियाँ थी? नशीराबाद कहाँ पड़ता है? वर्तमान अजमेर में। नीमच वर्तमान MP। देवली टोंक में पड़ता है और ब्यावर आपके अजमेर में, एरनपुरा पाली में और खेरवाड़ा उदयपुर में। तो 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी? नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। आपसे इनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी छावनी थी जो नहीं थी, तो 3 ऑप्शन सही होंगे, एक आपको अलग दे दिया जाएगा। तो आपको ये 6 सैनिक छावनियों याद रखनी है: नशीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज सैनिक नहीं था, केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के AGG को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को यह आवश्यक निर्देश भेजे कि वे क्रांतिकारियों को अपने राज्य में न घुसने दें और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उनका कठोरतापूर्वक दमन करें। अब अपन नशीराबाद में क्रांति को पढ़ते हैं। नशीराबाद में सबसे पहले क्रांति हुई थी, तो नशीराबाद में क्रांति पढ़ते हैं। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नशीराबाद से हुआ और इसके निम्न कारण ये थे। पहला कारण था, उस समय नशीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आपको ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, तो 15वीं और 30वीं। तो 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भारतीय तोपखानों की सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लासर्स के सैनिक विद्यमान थे। मेरठ विद्रोह की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उनके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई है, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। दूसरा कारण था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहां से नशीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है तथा वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह को संदेश प्रचारित किया। तो तीसरा कारण क्या था कि बाजार और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह को संदेश प्रचारित किया। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इस धार्मिक भावना के कारण भी उत्तेजना फैली। 4 नंबर कारण था, भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया न था और बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से
28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। तो आपको एक तो याद रखना कि नशीराबाद में कब क्रांति सबसे पहले नशीराबाद में हुई थी, जो वर्तमान अजमेर में है, और कब हुई थी 28 मई 1857 को शुरू हुई। तो कब शुरू हुई? 28 मई 1857 को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी गई। किनकी हत्या? स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की। लेफ्टिनेंट लोक तथा कप्तान हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नशीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई, पर वहीं इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। 18 जून 1857 ईस्वी को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिससे अंग्रेज परास्त हुए। तो गाइज आज के क्लास में अपन नशीराबाद छावनी तक ही कवर करेंगे। कल की क्लास में अपन 1857 की क्रांति को पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। Thank you for watching.